देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ देश बढ़ रहा है आगे। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने नए न्यायाधीश सुभाष चंद्र को दिलाई शपथ। झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 20। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय साहिबगंज दौरा जारी। अनेक कार्यक्रमों में हुए शामिल। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों और नियुक्ति पत्रों का वितरण। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। चतरा में अत्याधुनिक हथियारों के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशिता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कर रहा है। और ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीडीसी का और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एनसीडीसी में क्लाइमेट चेंज का एक डिवीजन स्थापित होगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एक डिवीजन स्थापित होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए उसकी कैपेसिटीज विकसित करने के लिए भी व्यवस्था एनसीडीसी में की जाएगी। एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस सर्विस की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार के बल्कि राज्य सरकारों के भी जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको ये क्षमता हो कि वे जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकें और किसी भी नए इन्फेक्शन की समय रहते पहचान कर सकें और उसकी रोकथाम की व्यवस्था कर सकें। और ये सभी जो प्रयोगशालाएं हैं ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से आपस में जुड़ी होंगी ताकि जो भी इंफॉर्मेशन अगर किसी भी लैब से आती है तो उसका एक एनालिसिस जिला स्तर पर किया जा सके और ये अंदाजा लगाया जा सके कि कहीं किसी प्रकार का कोई आउटब्रेक होने की संभावना तो नहीं है। और अगर इस तरह की कोई संभावना है तो हमारी ये क्षमता हो कि हम उस संभावना को जाकर जांच करें और आउटब्रेक्स को होने से रोकें और लोकल कंटेनमेंट्स वगैरह अगर किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो कर सकें। ट्रीटमेंट के लिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारा पूरा कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच हेल्थ में है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर एंड देन सुपर स्पेशलिटी केयर। तो इस योजना के अंतर्गत 17,700 से अधिक ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए मदद का प्रावधान है। 11,000 केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कर रहा है। 1 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम की थीम स्वतंत्र भारत एट 75
सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन की थीम है स्वतंत्र भारत एट 75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। केंद्रीय सतर्कता आयोग देश की शीर्षस्थ सत्यनिष्ठा एवं सतर्कता संस्थान होने के नाते ईमानदारी, पारदर्शिता और जनजीवन में जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। लोगों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करना केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है और प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन आयोग द्वारा अपने उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने ईमानदारी और नैतिकता की परंपरा को स्थापित किया है और कदम बढ़ाते हुए एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम इन आदर्शों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सतर्क रहें। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि केंद्रीय सतर्कता आयोग नागरिकों को विकास और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध करने हेतु साथ लाते हुए हमारे आदर्शों से जोड़े रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सभी नागरिकों का सपना है और इसे सभी की भागीदारी से पूरा किया जा सकता है। से पूरा किया जा सकता है। जबकि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हर नागरिक अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाएगा। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सभी नागरिक और हितधारक बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और अब तक की यात्रा में पथ प्रदर्शक रहे आदर्शों को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता दोहराने के लिए साथ आने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार से लड़ने में केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रयासों को सराहा और सतर्कता जागरूकता सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जन भागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल भी करता है। भारत का जन सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में स्वतंत्र भारत एट 75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता का चयन प्रशंसनीय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश बीते 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र और निरंतर प्रयासों से देश में एक विश्वास कायम हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है। आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिंदगी को आसान बना रही हैं। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया है, उसने सामान्य जन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर भरोसा करती है। पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन जन में यह भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। अमृतकाल में हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, राष्ट्र प्रथम। मुझे विश्वास है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये आयोजन एक बेहतर भविष्य के लिए जीवन में, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को इस पहल और भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड उच्च न्यायालय में नव पदस्थापित न्यायाधीश सुभाष चंद्र को आज
मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने शपथ दिलाई। न्यायाधीश सुभाष चंद्र इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थापित थे। 11 अक्टूबर को उनका स्थानांतरण झारखंड हाईकोर्ट में हुआ। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की पदस्थापना के बाद झारखंड हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या 20 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों साहिबगंज जिले के दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने जिले के पतना प्रखंड स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 83 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। अलग अलग योजनाएं का शिलान्यास करते हुए आज राजा पीटा जो बहुत ही दुर्गम इलाका है, यहाँ पर बिजली व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और लगातार सुंदर डैम को लेकर हम चर्चा अपने विभाग और अपने संबंधित पदाधिकारी से करते रहते हैं कि सुंदर डैम और उसके इर्द गिर्द रहने वाले हमारे गांव में कैसे खुशहाली आए, कैसे ये क्षेत्र विकास की गति में हिस्सेदार बने। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,428 मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 15,951 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 15,951 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,63,816 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.24% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.10% हो गई है। देश में कोरोना राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 19 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 48 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या 104 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 1,02,94,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,75,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कोविड टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन से प्रखंडवार टीकाकरण की प्रगति की जानकारी ली और इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उपायुक्त ने टीकाकरण के सेकेंड डोज के लिए डेडिकेटेड सेशन साइट निर्धारित करने का निर्देश दिया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बस सब ठीक से हो गया है। चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कृषि मेले के माध्यम से किसानों को योजनाओं की जानकारी देने का निर्णय लिया गया है। कल विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि पूरे राज्य में 100 किसान मेले का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के 2,58,000 से ज्यादा किसानों के कृषि लोन माफ कर दिए गए हैं। इन उपलब्ध कराने के लिए 8,40,000 एप्लीकेशन ब्लॉक के माध्यम से, हमारे पदाधिकारी के माध्यम से बैंकों को स्वीकृत कराया गया है, एक्सेप्ट कराया गया है। इसकी और भी प्रक्रिया चालू है, इसकी भी समीक्षा की है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी मिले हैं। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि टीपीसी के आक्रमण के दस्ते का एरिया कमांडर हेमंत वो गोसाइडी बॉर्डर की तरफ से गुजरने वाला है। तो हम लोगों ने तुरंत एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर सचिन और लावालौंग थाना प्रभारी भी शामिल थे। इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और हेमंत को गिरफ्तार किया गया। फिर हेमंत से पूछताछ के दौरान में उसने अपनी AK-47 को एक जगह होने की बात बताई और फिर उसके निशानदेही पर हमने एक AK-47 और 20 जिंदा गोली बरामद की। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुरी रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सैन्य जवान हवलदार सुनील लकड़ा के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के सपूत के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि यह पूरे देश के लिए पीड़ादायक है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर रांची जिला प्रशासन सख्त है। कल रात शहर के विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों में एनफोर्समेंट टीम द्वारा जांच की गई। अंचल अधिकारी अमित भगत के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाली 6 दुकानों को नोटिस दिया गया है। आईपीएल 2022 में 8 टीमों के अलावे 2 नई टीमें भी खेलती नजर आएंगी। ये 2 टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की होंगी। आईपीएल 2022 में 8 टीमों के अलावा 2 नई टीमें भी खेलती हुई दिखाई देंगी। ये 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें होंगी। ऑक्शन में अहमदाबाद को सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़, जबकि लखनऊ को आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी दोनों टीम से बीसीसीआई को लगभग 12,715 करोड़ रुपए मिले। ऐसा पहली बार नहीं होगा कि लीग में 10 टीम होंगी। 2011 में भी आईपीएल में 10 टीमें खेली थीं। उस वक्त कोच्चि टस्कर्स केरला और पुणे वॉरियर्स नाम की फ्रेंचाइजी लीग का हिस्सा बनी थी। आईपीएल की 2 नई टीमों के लिए रेस में 6 शहर थे। आजादी के अमृत महोत्सव और पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल में देश के अलग अलग पुलिस बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस दौरान शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया जा रहा है। इस कड़ी में आज सशस्त्र सीमा बल के शहीद जवानों को याद किया गया। देश की सेवा ही आखिरी संकल्प है। देश की रक्षा के लिए बहादुर पुलिस जवानों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की है। ऐसे ही शहीद पुलिस कर्मियों को नेशनल पुलिस मेमोरियल में सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव और पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर पुलिस मेमोरियल पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर देश सेवा में अपनी जान देने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवानों को बल के प्रमुख के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। नेपाल और भूटान से लगी भारतीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवान पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी कर देश की सेवा कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सशस्त्र सीमा बल के कई जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति भी दी है। आजादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस मेमोरियल पर अलग अलग बलों के योगदानों को याद किया जा रहा है। मेमोरियल पर पहुंचे शहीदों के परिजनों के लिए ये पल किसी गर्व से कम नहीं है। बहुत ही अच्छा मौका है जब हम लोग को यहाँ इनवाइट किया गया और अभी मैं देख रहा था कि इसका उद्घाटन माननीय श्री अमित शाह जी के द्वारा
21 अक्टूबर 2018 को ही हुआ था और जिस दिन उनकी शहादत दिवस में हमारे जो शहीद विजय कुमार जी हैं वो 21 अक्टूबर 2018 को ही शहीद हुए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया है और इनवाइट किया गया कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। मरते तो सभी हैं लेकिन जिन्हें बार बार याद किया जाता है थोड़ा अच्छा लगता है। हमें जो हमारे फादर हैं, मेरे फादर कीर्ति चक्र श्री भोपाल सिंह मेहता हैं, वो 23 अप्रैल 2009 को डिमाइज हुए थे और 26 जनवरी अगले साल उनको 2010 में कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। तो हमें खुशी है कि हमें इतना सम्मान मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये अच्छी मतलब की कोशिश है कि जो जैसे मार्टिर्स है हमारे CAPF के, आर्मी को तो पहले से ही होता था, अमर जवान ज्योति है तो उसके एकदम उसी के जैसे यहाँ पे नेशनल जो पुलिस मेमोरियल है तो उसी तरीके से खड़ा किया गया है। इस अवसर पर SSB बल के ब्रास बैंड की तरफ से विशेष प्रस्तुति भी पेश की गई जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। वहीं बल के पाइप बैंड ने भी SSB के शहीदों को पूरे गौरव और सम्मान के साथ अपनी प्रस्तुति के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। SSB शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बल के निदेशक की तरफ से उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। देश सेवा में अपनी जान की आहुति देने वाले पुलिस बल के जवानों के लिए 30 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम नेशनल पुलिस मेमोरियल पर चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर जवानों के परिजनों को तो सम्मानित किया ही जा रहा है, युवा पीढ़ी को भी उनके गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराया जा रहा है। नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कंसल्ट ऐप समस्याओं के निदान के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका लोकार्पण किया। आइए देखते हैं इस ऐप में क्या है खास। एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंस्टेंट एडवाइस ऐप कंसल्ट लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे कोई भी व्यक्ति विशेषज्ञों से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह ज्ञान के आदान प्रदान का बेहतरीन माध्यम है। ये जो कंसल्ट, ये जो फिलॉसफी है, ये ऐसे जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जब कोई कॉल करेंगे तो कोई अच्छा एडवाइस मिलेगा तो वो लोगों को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत अच्छा काम आपने किया है। So I think this is very important that this consult app will allow people to learn from the wisdom which has been acquired over a lifetime. And then, as was shown in the presentation, there are going to be 65 sectors. A very vast array of knowledge is going to be available. कार्यक्रम में शिरकत कर रहे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि कंसल्ट उपयोगी ऐप है जिसका भविष्य में नीति आयोग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर आप जाइए, अपना नाम दीजिए, अपना ये कीजिए और एक्सपर्ट को सिलेक्ट कीजिए और आपको सारी एक्सपर्टीज, सारे एरियाज की एक्सपर्टीज इन्होंने एक ऐप पर दिलवा दी है और ये बहुत ही यूनिक चीज है। आगे चल के हम लोग नीति आयोग में भी इनके ऐप को उपयोग करेंगे। कंसल्ट एक ऐसा ऐप है जो आपको डायरेक्ट हर सेक्टर पर, आज हमने 65 सेक्टर्स पर एक्सपर्ट्स को लोड किया है, तो अब केवल बाय वर्ड ऑफ माउथ 400 लगभग एक्सपर्ट अपलोड हो चुके हैं 65 सेक्टर्स में, और एक एक्सपर्ट मल्टीपल सेक्टर्स में हो सकता है। वो खुद अपनी प्रोफाइल अपलोड करता है, हम नहीं करते, हम केवल उसको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि आप कर सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर कंसल्ट ऐप का यूजर इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले कंसल्ट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उसके बाद यूजर अपनी सुविधा के अनुसार ग्लोबल एक्सपर्ट से एक साथ जुड़ सकते हैं। विभिन्न विषयों के जानकार एक्सपर्ट से जुड़ने के लिए यूजर के पास कई विकल्प मौजूद होंगे। इसके लिए यूजर को मामूली रकम मिनट के मुताबिक चुकाने होंगे। कंसल्ट घर बैठे छात्रों को विदेशों के एक्सपर्ट से रूबरू कराने का बेहतरीन जरिया बन सकता है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं महाराजा हरि सिंह और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के योगदान से जुड़ी कहानी।
26 अक्टूबर के दिन सन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे स्वीकृति दी थी और उसी दिन तड़के भारतीय सेना की प्रथम सिख बटालियन हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंची, जहां उसने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले का प्रतिरोध किया। जम्मू कश्मीर की रियासत अमृतसर की संधि के अंतर्गत 1846 में ब्रिटिश शासन में शामिल की गई थी। कबायलियों ने महाराजा की सेना के मामूली प्रतिरोध के बाद उड़ी और बारामूला पर कब्जा कर लिया और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही श्रीनगर पर भी कबायलियों का कब्जा हो जाएगा। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने हमलावरों को रोकने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली भारत की रक्षा समिति ने 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा के इस आग्रह पर विचार किया। समिति का निष्कर्ष था कि कश्मीर सरकार के पहले आग्रह के अनुसार हथियार और गोला बारूद भेजना तुरंत आवश्यक था, ताकि श्रीनगर में स्थानीय लोग हमलावरों से बचाव करने में समर्थ हो सके। रक्षा समिति ने तत्कालीन गृह सचिव वीपी मीनन को उसी दिन मौके पर अध्ययन के लिए भेजा। वे अगले दिन नई दिल्ली लौट आए। उन्होंने सुझाव दिया कि हमलावरों से कश्मीर को बचाने के लिए सेना को कश्मीर भेजना पहली आवश्यकता है। आखिरकार महाराजा ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रतिष्ठित पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की भी जयंती है। उनका जन्म 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अतरसोया गांव में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। विद्यार्थी ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कायस्थ पाठशाला कॉलेज में नामांकन कराया, लेकिन आजीविका कमाने में परिवार की सहायता करने के कारण वो स्नातक पूरी नहीं कर सके। बाद में वे कर्म योगी में लिखने लगे, जिसे क्रांतिकारी गदर आंदोलन के नेता पंडित सुंदर लाल निकाल रहे थे। 23 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी ने प्रकाशन छोड़ दिया और कानपुर चले गए। वहां उन्होंने 1920 में अपना साप्ताहिक पत्र प्रताप शुरू कर दिया। उसी वर्ष उन्हें रायबरेली के किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्होंने न केवल स्वाधीनता संघर्ष के बारे में खूब लिखा, बल्कि समाज में बराबरी के बारे में भी लेख लिखे। अपने तेवर के चलते प्रताप जल्द ही स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख मंच बन गया। विद्यार्थी ने जनता में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए भी पत्रकारिता का बखूबी उपयोग किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदुस्तान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ देश बढ़ रहा है आगे। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने नए न्यायाधीश सुभाष चंद्र को दिलाई शपथ। झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 20। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय साहिबगंज दौरा जारी। अनेक कार्यक्रमों में हुए शामिल। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों और नियुक्ति पत्रों का वितरण। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। चतरा में अत्याधुनिक हथियारों के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार।